नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं घातक गोली नॉवल का 6वां पार्ट। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं घातक गोली नॉवल का पार्ट 6। मैं दरियागंज पहुंचा। रजनी द्वारा ट्रेस किए मेरे हमपेशा शख्स का नाम जीके इलाहाबादी था, और डायरेक्टरी में इलाहाबादी डिटेक्टिव एजेंसी का जो पता दर्ज था वो दरियागंज का था। वहां मैंने जीके इलाहाबादी का डायरेक्टरी वाला पता तलाश किया तो मेरी तलाश एक 4 मंजिली इमारत पर जाकर खत्म हुई। उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगे इंडेक्स के मुताबिक वहां 4 मंजिलों पर ऑफिस ही ऑफिस थे। अपने जमूरे की तलाश में मैंने इंडेक्स बोर्ड पर निगाह दौड़ाई। इलाहाबादी डिटेक्टिव एजेंसी, श्रीमती निर्मला देवी, एस्ट्रोपामिस्ट, मिस सारा क्लार्क, डांस इंस्ट्रक्टर और मदाम एनी रिचर्डसन, योगा एंड एरोबिक एंड एक्सरसाइज के साथ दूसरी मंजिल पर दर्ज थी। इमारत ऐसी थी कि उसके प्रवेश द्वार के दाएं बाएं रेडा पर दुकान चलाने वाले एक जूस वाला और एक छोले कुलचे बेचने वाला पक्के जमे मालूम होते थे। ड्योढ़ी में सीढ़ियों के करीब एक बनारसी पान वाला अपनी टोकरी लिए बैठा था, यानी कि काफी रौनक इमारत थी वो। सीढ़ियों के रास्ते में दूसरी मंजिल पर पहुंचा। अपने जमूरे का नाम मुझे एक लंबे नीम अंधेरे गलियारे के चौथे आखिरी दरवाजे पर लिखा मिला। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। भीतर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई सीवर के पाइप में बैठा हो। मैं दरवाजा धकेलकर भीतर दाखिल हुआ। वो एक झोलझाल दफ्तर था, जिसमें एक ऑफिस टेबल के पीछे एक झोलझाल कुर्सी पर एक झोलझाल आदमी अधलेटा सा बैठा था। लगता था मेरे आगमन से पहले वो कुर्सी पर ही सोया पड़ा था, और दरवाजे पर दस्तक पड़ने पर ही जाकर कदरन सीधा हुआ था। वो एक उम्र में 50 से ऊपर का अधगंजा आदमी था, रोजाना सेव करने में जिसका एतबार नहीं मालूम होता था, लेकिन सुबह उठते ही विस्की से गरारे करके उसी से हाथ मुंह धो लेने में मुकम्मल एतबार मालूम होता था। मैंने आरुचि से नाक चढ़ाई। ऐसे ही लोगों की वजह से पीढ़ी का धंधा भारत में ठीक से स्थापित नहीं हो पा रहा था और प्रतिष्ठित नहीं माना जा रहा था। विस्की में गोते लगाती निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा। इलाहाबादी। मेज के करीब पहुंचकर मैंने पूछा। हाँ, वो थरथराती सी आवाज में बोला। आप कौन? क्लाइंट। क्लाइंट कहाँ है? तुम्हारे सामने खड़ा है। उसने फिर कदरन ज्यादा गौर से मेरा मुआयना किया। मैं उल्लू नहीं बनने वाला। बने बनाए को बनने की जरूरत नहीं होती, फिर भी पूछ रहा हूँ, कौन बना रहा है? तुम पुलिस ही हो ना? हो तो फूट जाओ और मुझे झपकी मारने दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मैं दाल नहीं खाता। दाल नहीं खाते? खाने का जिक्र किसने किया? मैंने किया। अब पीने का भी मैं ही करता हूँ। अभी पिछली रात की पी का जलाली जारी है या सुबह फिर पी ली? तुमसे मतलब? उसने सख्त लहजा अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। कोई मतलब नहीं। बोतल कहाँ रखते हो? क्यों पूछ रहे हो? सोच रहा हूँ एक घूंट मैं भी लगा लूँ। पहले कभी दारू से ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने। आज एक नया तजुर्बा हो जाएगा तुम्हारे सदके। असली पुलिस ही हो? अब कैसे जाना? सूरज से तो नहीं जाना होगा, क्योंकि उस पर तबसरा तो तुम पहले ही जारी कर चुके हो। तुम्हारी नीयत से जाना। मौके की, दस्तूर की परवाह किए बिना जो शख्स दूसरे की विस्की चुसकना चाहता हो वो पुलिसिया ही हो सकता है। बड़ी सयानी बात कही। मैं। उसने हंसने की कोशिश की तो चेहरा विकृत हुआ कि भयानक लगने लगा। हूँ ही सयाना, तभी तो शहर का इतना फेमस डिटेक्टिव हूँ। फेमस? मेरी भवें उठी। जो कि मैं हूँ। चुस्की के मामले में तुम्हारे लिए मौका ठीक है, दस्तूर भी ठीक है। क्यों इम्तिहान ले रहे हो यार सवेरे सवेरे मेरा? क्या फीस है तुम्हारी? केस लेने की, होश में आने की, चौकस होने की? मैं भर दूंगा। उसने उलझनपूर्ण भाव से मेरी तरफ देखा। क्या चाहते हो? फिर वो बोला। होश में आओ तो बताऊं। मैं तुम्हें बेहोश लगता हूं? हाँ। इतनी देर से जो मैं तुम्हारे से बतिया रहा हूं, तुम्हारे ख्याल से नींद में बड़बड़ा रहा हूं? हाँ। बोतल कहाँ है? बोतल? जिसमें से सुबह सवेरे दारू लगाई। उसने जवाब न दिया। उसकी निगाह स्वयं भी दाईं ओर नीचे झुकी। मैं मेज के पार पहुंचा। मैंने उसका सबसे नीचे का दराज खोला तो वहां एक एरिस्टोक्रेट की आधी भरी बोतल लुढ़की पड़ी पाई। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे उसकी ओट में पड़ी एक रिवॉल्वर भी दिखाई दी। 38 कैलिबर की रिवॉल्वर। मैंने दराज की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या करते हो? तत्काल वो बोला, और उसने मेरा हाथ वहां से झटकने की कोशिश की। मैंने उसकी कुर्सी को हल्का सा धक्का दिया तो वो अपने पहियों पर से परे लुढ़क गई। मैंने बोतल अपने काबू में की। उसकी जान में जान आई। जरूर वो समझ रहा था कि मैं रिवॉल्वर पर हाथ डालूंगा। बाकी आधी आज पी? मैंने उसे बोतल दिखाते हुए पूछा। तुमसे मतलब? वो भुनभुनाया। अब कैसे पियोगे?
नीट या झापड़ के साथ। पापड़? पापड़ कहाँ से आएगा इस वक्त यहाँ? पापड़ नहीं, झापड़। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका बायां गाल थपथपाया। पुलिस? वो व्याकुल भाव से बोला। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाते हो चुके काम को फिर करना चाहते हो? तो क्या अभी खुद ही नहीं मान के हटे कि मैं पुलिस हूँ? क्या चाहते हो भाई? जो चाहता हूँ वो मुझे तुम्हारी मौजूदा हालत में हासिल नहीं होने वाला, इसलिए मैं घुड़क कर बोला, होश में आओ। वो सक पकाया, फिर उसने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। होश में आने के लिए? मैं बोला, हाँ। मैंने बोतल उसे थमा दी। उसने ढक्कन खोलकर बोतल में से एक तगड़ा नीट घूंट खींचा और बोतल को सामने मेज पर रख दिया। मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकालकर उसे एक सिगरेट ऑफर किया, जो कि उसने चुपचाप ले लिया। मैंने भी एक सिगरेट लिया और लाइटर निकालकर दोनों सिगरेट सुलगाए। अब शुरू हो जाओ, मैं बोला। शुरू हो जाओ? वो कतरन जिम्मेदार लहजे से बोला। किस बाबत? आयशा सक्सेना के बाबत। वो कौन है, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, वो एक नौजवान मॉडर्न लड़की है जो कि सोमवार शाम को या मंगलवार सुबह तुम्हारे पास आई थी। मैं उसका हुलिया बयान करता हूँ, गौर से सुनो और फिर जवाब दो। मेरा ऐसा कर चुकने के बाद जवाब में उसने फिर भी इनकार में ही सिर हिलाया। मैं आपा खो बैठा। एकाएक मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा। मैं सच कह रहा हूँ कि। सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, मैं कहर भरे स्वर से बोला। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे पास उसका फ़ोन नहीं आया था अपने केस की प्रोग्रेस जानने के लिए? जवाब में तुमने उसे ये नहीं कहा था कि वो तुमसे आकर मिले? कैसे मालूम है? मालूम किसी तरीके से। कहो कि ये बात झूठ है, सच भी है तो तुम्हें क्या है मुझे कुछ? साले अनाड़ी नौसिखिए जासूस। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। अगर रिवॉल्वर पर से फिंगरप्रिंट्स पहुंचना याद रखा होता तो तुझे यहाँ मेरी सूरत दिखाई ना दे रही होती। फिंगरप्रिंट्स? उसने पलकें झपकाई। हाँ, जिन्हें हिंदुस्तानी में उंगलियों के निशान कहते हैं। रिवॉल्वर पर? हाँ, लेकिन मैंने तो खुद रुमाल से। वो खामोश हो गया और होंठ चबाने लगा। साले, मैं कड़क कर बोला। खूनी? मैं खूनी नहीं हूँ, वो भयभीत भाव से बोला। मैं अभी तुझे गिरफ्तार करवाता हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ, बाय गॉड, मैं खूनी नहीं हूँ। लेकिन खून की वाकिफियत है तुझे, रिवॉल्वर की, मर्डर वेपन की वाकिफियत है तुझे। वो तो क्या? वो तो शुरू से बोल। वो तो यूं ही मेरी जुबान फिसल गई थी। एक घूंट और लगा और अपनी फिसलती जुबान को वैसे ही एक बार फिर चला। उसने सच में ही एक घूंट और लगाया और सिगरेट का लंबा कश खींचा। मैं सुन रहा हूँ, मैं उतावले स्वर में बोला। तुम हो कौन भाई? मैं वो शख्स हूँ जिसकी वजह से तू जेल जा सकता है या जेल जाने से बच सकता है। फिलहाल इतना परिचय काफ़ी है। लेकिन अभी भी लेकिन? मैंने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक है, मैं गिरफ्तारी कराता हूँ तुझे। अरे ठहरो ठहरो, मेरा हाथ ठिठका। तुम पुलिसिया नहीं हो? अच्छा, अब ख्याल बदल गया मेरी बाबत। होते तो ये ना कहते कि गिरफ्तार कराता हूँ, फिर कहते गिरफ्तार करता हूँ। शाबाश, लाज रख ली जासूसी के धंधे की। तुम अगर पुलिसिया नहीं हो तो तुम्हें मेरे से जवाब तलबी का कोई अख्तियार नहीं है। चुस्की से अकल चमक गई मालूम होती है। ऐसे ही सही। देखो, मैंने फिर झूठ का सहारा लिया और सख्ती से बोला। मौका वारदात से कुछ ऐसे उंगलियों के निशान मिले हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस की तवज्जो न तुम्हारी तरफ है और न आसानी से होती लग रही है, लेकिन लग सकती है। कैसे लग सकती है? मेरे लगाए लग सकती है। तुम ऐसा करोगे? ज़रूर करूँगा, कौन रोकेगा मुझे? अगर मैं सब कुछ साफ साफ कह सुनाऊँ तो भी ऐसा करोगे? तो हो सकता है ना करूँ, हो सकता है नहीं, ना करने का वादा करो। ये तुम्हारी शर्त है जुबान खोलने की? हाँ ठीक है, किया वादा। और ये बताओ कि असल में तुम कौन हो? मैं भी पीढ़ी हूँ, तुम्हारे जैसा काबिल और पहुंचा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन हूँ। सुधीर कोहली नाम है मेरा, शायद कभी सुना हो। उसके नेत्र फैले, यानी कि सुना है? हाँ, यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस, नो? यस, तुम तो बड़े मशहूर। वो पहले मेरे पास आई थी। मेरे इनकार के बाद ही उसने कोई दूसरा तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया था। तुम उसका केस कबूल कर चुके हो, इस बाबत तुम्हारा इनकार नहीं चलने वाला। ये बात अब कई तरीकों से स्थापित है कि उस लड़की ने तुम्हें रिटेन किया था। अब आगे बोलो। वो खामोश रहा। बोलो। बोलता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। वो सोमवार शाम को तब मेरे पास आई थी जबकि मैं यहाँ से बंद करके जा रहा था। कौन? वही लड़की जिसका तुमने अभी हुलिया बयान किया था, आयशा सक्सेना। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैंने घूर कर उसे देखा। हुलिया ठीक है, वो जल्दी से बोला। नाम गलत है, यानी कि उसने तुम्हें कोई और नाम बताया था अपना? हाँ। क्या नाम बताया था? मोनिका आनंद। मोनिका आनंद? लेकिन ये तो उसकी सहेली का नाम है, उस मुसीबत ज़दा सहेली का नाम है जिसके की बकौल तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली हुई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसने यही नाम बताया था, मोनिका आनंद। हाँ, और यही नाम था उसका। बहुत दावे के साथ कह रहे हो?
मैं भी, वो हंसा। ऐसे ही नहीं हूँ जासूसी के धंधे में, तुम होगे बड़े जासूस, लेकिन इस धंधे के सारे पैंतरे तुम्ही को आते हो ये जरूरी नहीं। इलाहाबादी, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे पास जो फ़ोन कॉल आई थी उसे करने वाली ने तुम्हें अपना नाम आयशा सक्सेना बताया था और इसी नाम के हवाले से अपने केस की बाबत पूछा था। तो तुमने ये क्यों कहा था कि वो यहाँ तुम्हारे ऑफिस में पहुँचे? ये क्यों नहीं कहा था कि तुम किसी आयशा सक्सेना को नहीं जानते थे? क्योंकि नाम मैंने सुना ही नहीं था। उस फ़ोन कॉल की तरफ ठीक से मेरी तवज्जो बनी ही नहीं थी। मेरे पास एक ही तो केस है आजकल, इसलिए मैंने सहज ही सोच लिया था कि मेरी इकलौती क्लाइंट ही लाइन पर होगी और उसे ऑफिस में आकर मिलने को कह दिया था। इसी हालत में मिलते उससे? नहीं, जब तक वो यहाँ पहुँचती तब तक मेरी हालत सुधर चुकी होती। यानी कि तुम्हारी हालत कभी किसी तीज त्योहार पर सुधरती भी है? तीज त्योहार पर नहीं, तब तो और बिगड़ जाती है। उसने क्या 150 मील से आना था? इससे भी ज़्यादा फासले से, 200 मील से, जयपुर से आना था उसने। कैसे मालूम? उसने खुद ऐसा कहा था कि वो फ़ौरन जयपुर जा रही थी और आइंदा वो मेरे से जयपुर से ही कांटेक्ट करेगी। जयपुर में कहाँ से? पता नहीं। अपना जयपुर का कोई पता ठिकाना नहीं बताया था उसने? नहीं बताया था। कोई फ़ोन नंबर ही बताया हो किसी इमरजेंसी में संपर्क करने के लिए? ना, नहीं बताया था। तो सोमवार शाम को वो तुम्हारे पास आई थी। आगे? उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी जिस पर मुझे कतई यकीन नहीं आया था। क्या कहानी थी? यही कि उसकी कोई सहेली मुसीबत में थी, कुछ अनजाने लोग उसके पीछे लगे हुए थे, उसे फ़ोन पर धमकियाँ मिलती थी और उसकी जान को खतरा था। वो खतरा तब से और भी बढ़ गया था जब से कि उस सहेली ने अपने करंट बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। वो कहती थी कि अब सहेली के साथ साथ उसके ताजे ताजे हस्बैंड की जान को भी खतरा था। सहेली ने शादी कर ली थी या शादी करने वाली थी? कर ली थी। ऐसा उस लड़की ने जिसने कि तुम्हें अपना नाम मोनिका आनंद बताया था, तुम्हारी क्लाइंट ने साफ कहा था? हाँ, या शायद तुम तब भी नशे में थे, नतीजतन कहा कुछ गया था और सुना तुमने कुछ और ही था? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये शादी वाली बात पक्की है? कच्ची पक्की मुझे नहीं मालूम, मैं वो बता रहा हूँ जो कि मुझे बताया गया था। ये कि उस लड़की की सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। हाँ, ऐसे बॉयफ्रेंड से जिससे शादी न करने के लिए उसे फ़ोन पर धमकियाँ मिलती थी। हाँ, मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने उसकी बात सिरे तक नहीं सुनी होगी। तुमने पहले ही उस पर अपना ये इरादा जाहिर कर दिया होगा कि केस में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सच कह रहा था, हुआ तो ऐसा ही था काफ़ी हद तक। मैं कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, उसने कहा बताते हो कि वो फ़ौरन जयपुर जा रही थी। फ़ौरन से क्या मतलब? क्या वो यहाँ तुम्हारे ऑफिस से सीधा रेलवे स्टेशन का या बस अड्डे का या एयरपोर्ट का रुख करने वाली थी? नहीं तो? यहाँ से तो वो सिद्धार्थ कॉलोनी गई थी, जहाँ का पता और टेलीफोन नंबर उसने मुझे लिखवाया था। तो फिर फ़ौरन का क्या मतलब हुआ? फ़ौरन का मतलब हुआ एक आध दिन में। कौन से स्कूल के पढ़े हुए हो भाई? कॉलेज का। वो गर्व से बोला, कॉमर्स में एमए हूँ। फीस कितनी झटकी उससे? वो बड़े धूर्त भाव से हंसा। किसी रकम का नाम उसने ना लिया। देखो, उसने भले ही तुम्हें अपना नाम मोनिका आनंद बताया था, लेकिन अब तुम जानते हो कि मोनिका आनंद उस लड़की का नाम था जो कि सिद्धार्थ कॉलोनी के एक तन्हा मकान में, उस मकान में जिसका पता और फ़ोन नंबर तुम्हारी क्लाइंट ने तुम्हें लिखवाया था, मरी पड़ी पाई गई थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उस लड़की का भी यही नाम था। क्या दो लड़कियों का एक नाम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन था नहीं, ऐसा स्थापित हो चुका है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। उसने तुम्हें गलत नाम क्यों बताया? नहीं बताया उसने मुझे गलत नाम, उसने मुझे ठीक नाम बताया, मोनिका आनंद। लेकिन आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसने मुझे ठीक नाम बताया, मोनिका आनंद। अब तक क्या काम किया है तुमने इस केस पर? कुछ भी नहीं। उसके स्वर में फिर दुर्ता का पुट आ गया। था क्या करने लायक? फिर भी केस कबूल किया, फीस हासिल करने के लिए। भाई, कड़की का दौर चल रहा है आजकल। कुछ किया नहीं तो कुछ किया होने का पाखंड तो किया होगा। वो तो किया था, वरना आगे फीस कैसे हासिल होती? क्या किया था? फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए परसों रात क्लाइंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ज़रूर तब तक हासिल फीस खर्च कर ली होगी और फीस की ज़रूरत महसूस होने लगी होगी। वो हंसा। कैसे कांटेक्ट किया? पहले सिद्धार्थ कॉलोनी टेलीफोन किया था, कोई जवाब नहीं मिला था तो खुद वहाँ पहुँच गया था। किस वक्त पहुँचे थे वहाँ? टाइम का तो मुझे ध्यान नहीं। ध्यान करो, कोई अंदाज़ा ही बताओ। अंदाज़ा? वो सोचने लगा। अंदाज़न बोलूं तो कोई 8:30 का टाइम होगा। 8:30? भाई, कुछ मिनट इधर या कुछ मिनट उधर, अंदाज़ा ही तो पूछा तुमने। आगे? मैंने मकान को अंधेरे में डूबा पाया था। मैं घंटी बजाने की नीयत से उसके प्रवेश द्वार पर पहुंचा था तो पाया था कि वो खुला था। अंधेरे में डूबे घर का दरवाज़ा खुला था। वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। फिर ये सोचकर मैं भीतर दाखिल हुआ था कि अगर घर में कोई नहीं था तो किसी को मेरी वहाँ आमद की क्या खबर लगती। ठीक, भीतर जाकर मैंने बत्तियाँ जलाई तो मैंने
उस लड़की को बेडरूम की एक कुर्सी पर ढेर पाया। करीब गया तो पता चला कि वो मरी पड़ी थी। उसकी छाती में बुलेट के 2 सुराख थे, जिनमें से एक तूने बनाया था। अपनी इस दराज की तरफ संकेत करता मैं कर्कश स्वर से बोला, रिवॉल्वर से। पागल हुआ है? जो रिवॉल्वर मर्डर वेपन थी वो तो वहीं फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। अपनी ये रिवॉल्वर तू साथ लेके नहीं गया था? लेके गया था। रात बर रात ले जानी ही पड़ती है, वरना क्या फायदा इसका। तूने वहां इसे नहीं चलाया था? एक गोली तूने भी मरने वाली पर नहीं दागी थी? नहीं, अरे मेरे भाई, मर्डर वेपन तो वो लंबी नाली वाला रिवॉल्वर था जो कि फर्श पर लुढ़की पड़ी थी और जिसे मैंने बेध्यानी में उठा लिया था। उठा लिया था मर्डर वेपन को? मुझे तब नहीं मालूम था कि वो मर्डर वेपन था। क्यों नहीं मालूम था? कोई गोली खा के मरा हो और उसके करीब एक रिवॉल्वर लुढ़की पड़ी हो तो बच्चा भी इसका मतलब समझ सकता है। तू तो माशाअल्लाह जासूस है, धंधे के बहुत पैंतरे जानने वाला जासूस है। मैंने भी समझा, लेकिन फौरन ना समझा। क्या कहने, वो क्या है कि मैं थोड़ा टुन था, थोड़ा चौंका हुआ था, इसलिए झोंक में रिवॉल्वर उठा बैठा। उठाने पर पता लगा कि वो मर्डर वेपन था। तभी मुझे बाहर से एक कार के इंजन की आवाज़ आई। मैं और घबरा गया और बाहर परे सड़क पर खड़ी अपनी कार की ओर भागा। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि रिवॉल्वर तो तब भी मेरे हाथ में थी। तब मैंने जेब से रुमाल निकालकर रिवॉल्वर पर से उंगलियों के निशान पोंछे और उसे करीबी झाड़ियों में उछाल दिया। फिर क्या? फिर मैं वापस घर लौट आया। झूठ, मैं इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला। उसकी भवें उठी। उससे पहले एक काम तूने और किया, एक खास काम। खास काम? कौन सा खास काम? तूने पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल की और उन्हें कत्ल की इत्तला दी। नो नेवर। पुलिस को कत्ल की खबर एक गुमनाम फोन कॉल के जरिए ही हुई थी। तेरी वहां मौजूदगी का और पुलिस को पहुंचे उस फोन कॉल का टाइम एकदम मैच करता है। वो कॉल जरूर तूने की थी। और किसने की होगी? और किसी को तो इतनी जल्दी कत्ल की खबर थी ही नहीं। कातिल के बारे में क्या ख्याल है? उसे तो मेरे से भी पहले, सबसे पहले कत्ल की खबर थी। जाहिर है, लेकिन वो खुद अपनी करतूत की खबर पुलिस को भला क्यों करेगा? होगी कोई वजह? क्या? बता कोई मुमकिन वजह। वो खामोश रहा। खैर जाने दे, अब बोल, हार कहाँ है? हार? वो सकपकाया। नौलखा, बेशकीमती, आज की तारीख में 40 लाख से भी ज्यादा कीमत का। कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। हार वहाँ था, लेकिन बरामद नहीं हुआ था। कातिल और पुलिस की मौका वारदात बरामद के बीच में तू वहाँ मौजूद था। हार जरूर तूने ही वहाँ से पार किया था। बिल्कुल भी नहीं। तेरे सिवाय किसी और की एक करतूत हो ही नहीं सकती। लेकिन इलाहाबादी, मैंने तेरी बहुत बकवास सुन ली। अब 1 सेकंड में बोल वो हार कहाँ है, वरना मैं तुझे गिरफ्तार करवाता हूँ। खामखा, मैंने क्या किया है? तूने मौका वारदात से हार तो चोरी किया ही है, कोई बड़ी बात नहीं, कत्ल भी तूने ही किया हो। तेरे फिंगरप्रिंट्स मौका वारदात से बरामद हो सकते हैं। तेरे रिवॉल्वर को भरपूर पहुंच चुकने के बाद उसके किसी कोने खुरदरे से तेरा कोई फिंगरप्रिंट बरामद हो सकता है। दराज में पड़ी तेरी इस रिवॉल्वर का भी उस मर्डर में कोई रोल हो सकता है। ओ नो, लड़की पर 2 मुख्तलिफ रिवॉल्वरों से 2 गोलियां चलाई गई थी। एक गोली 45 कैलिबर की उस लंबी नाल वाली रिवॉल्वर से चली थी जो कि तुम मौका वारदात पर पड़ी पाई बताता है। दूसरी गोली 38 कैलिबर की रिवॉल्वर से चली थी। वो रिवॉल्वर, मैं उसे घूरता हुआ बोला, तेरी मेज की दराज में मौजूद है। ओ नो नो नो। इलाहाबादी, एक बार पुलिस के चक्कर में आ गया तो तेरी ऐसी दुक्की पिटेगी कि सारी जासूसी निकल जाएगी। ओ माय गॉड। हार अगर तू मेरे हवाले कर दे तो मैं तेरी बाबत अपनी जुबान ना खोलने का वादा तेरे से कर सकता हूँ। फिरोगे तो नहीं अपने वादे से? नहीं। आर इंटरस्टेट बस टर्मिनल के सेल्फ चेकिंग लॉकर नंबर 35 में है। वहाँ क्यों रखा? सेफ जगह जान के रखा। इतना कीमती हार मैं अपने पास नहीं रखना चाहता था। चाबी निकाल लॉकर की। मैं साथ चलता हूँ। वो किस लिए? ताकि बाद में तुम ये ना कह दो कि हार लॉकर में नहीं था। मैंने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। और क्या वजह है? वहाँ एक लिफाफा है, उसमें कुछ रकम है। मैं वो लिफाफा भी निकाल कर लॉकर छोड़ देना चाहता हूँ। लॉकर छोड़ने के लिए क्या करना होता है? चाबी खाली लॉकर में डालकर उसे बस बंद कर देना होता है। खुलता वो 10 रुपए के एक टोकन से है जो वहीं तैनात सुपरवाइजर से मिलता है और जिसको हर रोज लॉकर में बने बक्स जैसे एक छेद में डालना पड़ता है। ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन मैं तेरे जैसे गंदे बदबूदार टुन शख्स का साथ नहीं करना चाहता। इसलिए बहस न कर और चाबी निकाल। मेरा वो लिफाफा पहुंच जाएगा तेरे पास। वापसी में मैंने इधर से ही गुजरना है। अब चाबी निकाल। मरता क्या न करता के अंदाज से उसने अपने बटुए में से एक चाबी निकालकर मुझे सौंपी। मैं यहाँ से सीधा इंटरस्टेट बस टर्मिनल जा रहा हूँ। चाबी लेता हुआ मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, वहाँ 35 नंबर लॉकर को ये चाबी ना लगी या लॉकर में हार ना हुआ तो मैं उल्टे पांव वापस लौटूंगा। और लौट कर क्या करूंगा ये बताने की जरूरत है? नहीं, हार वही है। लौट कर जरूर आना मेरा लिफाफा मुझे देने के लिए, उस दूसरी वजह से नहीं। ठीक है।
हार लॉकर में था। वो एक निहायत जगमग जगमग आइटम थी और कारीगरी का बेमिसाल नमूना था। मैं हीरे जवाहरात को नहीं समझता, इसलिए मैं नहीं कह सकता था कि वो 40 लाख की कीमत की काबिल था या नहीं। अलबत्ता इस बात की तस्दीक निसंकोच कर सकता था कि वो बेशकीमती आइटम था। कोई उसकी कीमत 40 लाख से ज़्यादा रकम की भी आंकता तो मुझे कोई हैरानी ना होती। हार के साथ जो लिफाफा वहाँ मौजूद था वो बंद था, लेकिन मैंने उसे निसंकोच खोल लिया। भीतर 100 के नोट भरे हुए थे। मैंने उन्हें गिना तो वो 17,000 रुपये निकले। उस रकम का लॉकर में हार के साथ बरामद होना ही इस बात का पर्याप्त सबूत था कि वो हार की तरह ही चोरी की थी और दोनों चीज़ें एक ही जगह से चुराई थी। यानी कि अगर कत्ल उसने नहीं किया था तो मौका वारदात से वो रकम चुरा कर उस कमीने पीढ़ी ने मुर्दे का कफन खसोटने जैसा काम किया था। मनी मन उसे लानत भेजता मैं वापस दरियागंज के लिए रवाना हुआ। अपनी कार को पार्किंग खड़ी करके मैं इलाहाबादी की ऑफिस वाली इमारत की ओर बढ़ रहा था कि एकाएक ठिठका। मेरा ध्यान सामने बाटा के शोरूम की बगल में स्थित एक ज्वेलर शॉप की तरफ गया जिस पर हरिभाई ज्वेलर का बोर्ड लगा हुआ था। मैं उस दुकान में दाखिल हो गया। मालिक कौन है? मैं अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। एक सेल्समैन ने पिछवाड़े में बने शीशे की खिड़की वाले एक केबिन की तरफ इशारा कर दिया। नाम क्या है मालिक का? हरिभाई। साथ चल, मिलवा के आ। आप कौन? अभी पता चलता है, हिल के दे। मेरी अक्कड़ बदतमीज जुबान से प्रभावित वो अपने स्थान से हिला। उसने मुझे केबिन में ले जाकर हरिभाई से मिलवाया और खुद वहां से विदा हो गया। हरिभाई सोने का चश्मा लगाने वाला सूट बूटधारी व्यक्ति निकला। मेरा नाम कोहली है, मैं पूर्ववत अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मैं डिटेक्टिव हूँ और एक कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। ये मेरा आई कार्ड है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए अपने आइडेंटिटी कार्ड की सिर्फ एक झलक मैंने उसे दिखाई। उतने से, जैसा कि अपेक्षित था, उसने मुझे पुलिस का ही डिटेक्टिव समझा। तत्काल उसके चेहरे से अहिष्णुता के भाव उड़ गए और वो बड़े अदब से बोला, विराजिए। बिना धन्यवाद का एक शब्द कहे मैं कुर्सी पर ढेर हो गया। पुलिस वाले कहीं किसी के धन्यवादी होते थे? सेवा बताइए। मैंने जेब से हार निकालकर उसके सामने रखा। तत्काल उसके नेत्र फैले। नौलखा? वो बोला। कीमती चीज़ है, आजकल तो ना इसका रिवाज है और ना कोई कीमत अफोर्ड कर सकता है। मैं इसकी कीमत ही जचवाने आया हूँ। मेरा अंदाज़ा है कि ये, अंदाज़ा नहीं, कोई चौकस बात कहिए। आखिर जोहरी हैं, अंदाजे का क्या है, वो हम भी लगा सकते हैं। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसके बारीक मुआयने में जुट गया। जो जो मुआयना आगे बढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलते गए। सारे नग नकली है, आखिरकार वो बोला। क्या? मैं हैरानी से बोला। कोई नग असली नहीं, तमाम के तमाम रंगा हुआ शीशा, लेकिन कारीगरी फिर भी बेमिसाल। यानी कि सोने की ही कीमत है। पीतल है, पीतल पर सोने का मुलम्मा है, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं, कारीगरी की वजह से है। कितनी? 20,000, 25-30 भी चलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये किसी मामूली कारीगर का काम नहीं। आप जानते हैं कारीगर कौन है? जब कारीगरी पहचानी है तो कारीगर को तो पहचानता ही होऊंगा। कौन है कारीगर? बुलाकी राम है, दरीबे में हर कोई जानता है। गली कुंजस में जाकर किसी से भी पूछ लेना। और आप बोलो। बोलने की जगह में उठ खड़ा हुआ। मैंने हार उससे वापस लेकर जेब में रखा और यूं शुक्रिया बोला जैसे वो एक लफ्ज़ जुबान से निकालने में ही मेरा मुंह दुख गया हो, और वहां से विदा हो गया। पैदल चलता मैं वापस इलाहाबादी की ऑफिस वाली इमारत पर पहुंचा और सीढ़ियों के रास्ते दूसरी मंजिल का रुख किया। दूसरी मंजिल पर मैं गलियारे के चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि एकाएक तीसरा दरवाजा मदाम एनी रिचर्डसन योगा एंड एक्सरसाइज वाला एकाएक खुला और नीली टाइट जींस और काली बनियान सी पहने मर्दों की तरह कटे बालों वाली एक युवती ने बाहर कदम रखा। उसके उन्नत वृक्ष पर लाल रंग के अंग्रेजी अक्षरों में एनी लिखा था, जो निश्चय ही वृक्ष का नहीं उसकी मालकिन का नाम था। मुझे देखकर उसकी भवें तनी। मैं ठिठका। वो मुस्कुराई। इलाहाबादी के क्लाइंट हो? वो मधुर स्वर में बोली। मैं उसका क्लाइंट नहीं हूँ, मैं बोला, बल्कि उसे अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बेचते हो? इंश्योरेंस। लाइफ? हाँ, आप करवाएंगी क्या? लाइफ इंश्योरेंस। इलाहाबादी को ही फंसाओ मैन, उसे इंश्योरेंस का ज़रूरत भी है। ऐसा? हाँ, पी कर जान देने पर तुला है, और नहीं तो ऐसे ही उसको वीडियो को 4 पैसा हासिल हो जाएगा। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, इंश्योरेंस का चेक पक्की करके लेना, बल्कि कोशिश करना कि प्रीमियम कैश में पे करे वो। क्या बात है, धंधा ठीक नहीं चल रहा उसका? तुम क्लाइंट होते तो कोई बात थी, लेकिन तुम तो इंश्योरेंस सेल्समैन निकले। कोई और आ जाएगा? अभी तो नहीं आया कोई और, अभी तो तुम ही आए हो। एनीवे, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड टू माई नेवर ऑल्सो। वो लंबे डग भरती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं आगे बढ़ा। इलाहाबादी के दरवाजे को धक्का देकर मैं भीतर दाखिल हुआ। वो टेबल पर गर्दन डाले पड़ा था और गहरी नींद में सोया पड़ा मालूम होता था। जाग जा भाई, मैं तिक्त भाव से बोला। कोई जवाब ना मिला। इलाहाबादी, कोई प्रतिक्रिया ना हुई।
झुंझलाता हुआ मैं मेज के करीब पहुंचा तो वहीं थमक कर खड़ा हो गया। एलावादी की पीठ में एक बारीक फल वाला खंजर घुपा हुआ था, जिसकी केवल मूठ बाहर दिखाई दे रही थी। उसके होंठों की एक कोर से खून की एक पतली सी लकीर बाहर बह आई थी और उसकी कुछ बूंदें उसकी थोड़ी के करीब मेज पर भी दिखाई दे रही थी। किसी ने बड़ी दक्षता से ऐन दिल के पीछे की जगह नाप जोक कर उसकी पीठ में खंजर घोपा मालूम होता था। जरूर हत्यारे को वो औंधे मुंह मेज पर सोया पड़ा ही मिला था, जबकि उसने उसे उसकी अंतिम यात्रा पर रवाना किया था। यह भी स्पष्ट था कि जिस किसी ने भी कत्ल किया था वो एकाएक नहीं पहुंचा था, बल्कि पहले से उस जगह की ताक में था। तभी तो मेरे 2 फेरों के बीच में उसका कत्ल हुआ था। उसने मुझे यहाँ से रुखसत होते देखा था और मेरे लौटने से पहले उसका काम तमाम कर दिया था। बेचारा प्राइवेट डिटेक्टिव बेवक्ती नींद में ही चल बसा। अब वहां से फौरन खिसक जाने में ही मेरी भलाई थी। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था। मैंने बाहर कदम रखा। ऐन उसी वक्त सीढ़ियों पर से एनी का सिर प्रकट हुआ। मैं घबरा गया। अब ऑफिस में वापस जा घुसना भी गलत होता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। वापस दरवाजे के पीछे पहुंचकर मैंने उसकी झिरी में आंख लगाकर बाहर झांका। मुझे एनी गलियारे में चलती दिखाई दी। फिर वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गई और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। मैं दबे पाँव फिर बाहर निकला। इस बार मैं निर्विघ्न सीढ़ियों तक पहुंच गया और उन्हें उतरकर चुपचाप इमारत से बाहर निकल गया। तभी मेरी जान में जान आई। पैदल चलता मैं दिल्ली गेट पहुंचा, जहाँ की टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर कई टेलीफोन बूथ थे। मैं एक खाली बूथ में दाखिल हो गया। मैंने 100 नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित हुआ तो मैंने जल्दी से एलावादी का नाम और पता बोला और कहा कि उसके ऑफिस में एक खून हो गया था। मैंने तत्काल संबंध विच्छेद कर दिया। मैं करीब स्थित होटल प्रेसिडेंट के बार में पहुंचा, जहां मैं बार के एक कोने में बैठ गया। मैंने बारमैन से एक बियर हासिल की, एक सिगरेट सुलगाया और मनी मन गुजस्ता हालत का तबसरा करने लगा। एलावादी का कत्ल बहुत अप्रत्याशित था और बेवजह भी था। कोई वजह थी तो ये नहीं थी कि मैं उस तक पहुंच गया था। मेरा उस तक पहुंचना महज इत्तेफाक था। रजनी के जरिए मेरा तुक्का ना चल गया होता तो मुझे उसके अस्तित्व तक की खबर न लगती। इसलिए यह सोचना गलत था कि उसका कत्ल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं उस तक पहुंच गया था। तो फिर क्यों कत्ल हुआ था उसका? मुझे कोई माकूल जवाब ना सूझा। क्या किसी और को भी खबर थी कि सिद्धार्थ कॉलोनी में कत्ल के बाद वो मौका वारदात पर पहुंचा था और वहां से वो 9 लाख का हार उठा लाया था, जो कि नकली साबित हुआ था? कैसे हो सकती थी? होती तो वो कोई मेरे से बहुत पहले उस तक पहुंच गया होता। अलबत्ता इस बात पर मुझे पूरा यकीन था, कत्ले की बाबत पुलिस को गुमनाम टेलीफोन कॉल उसी ने की थी। मौका वारदात से हार की चोरी की वजह से उसकी सिर्फ उसी की वहां मौजूदगी स्थापित थी। कत्ले की खबर रखने वाले ही तो उस खबर को आगे पुलिस को ट्रांसफर कर सकता था, जैसे कि खुद मैंने उसके कत्ले की खबर पुलिस को दी थी, एक गुमनाम टेलीफोन कॉल के जरिए। लेकिन पुलिस को फोन किया होने से उसने पुरजोर इनकार किया था। झूठ बोलता होगा साला। अगर ऐसा था तो हार की बाबत भी कुछ न जानते होने की जिद उसने क्यों न की? अगर वो एक बात पर झूठ बोल सकता था, दूसरी बात पर भी झूठ बोल सकता था। एंड इसी तरह अगर वो एक बात पर सच बोल सकता था तो दूसरी बात पर भी सच बोल सकता था। और फिर लाख रुपए का, बल्कि 9 लाख रुपए का सवाल ये था कि नकली हार कहाँ से पैदा हो गया और असली कहाँ गायब हो गया? क्या गोरख धंधा था? एलावादी ने हार की बाबत सच बोला था, इसलिए मान भी लिया जाता कि गुमनाम फोन कॉल की बाबत भी वो सच बोल रहा था कि वो उसने नहीं की थी तो किसने की थी? किसी ने तो की ही थी। फिर तो हार की अदला बदली भी उसी शख्स का कारनामा हो सकती थी। कौन? मुझे कोई जवाब न सूझा। अब आगे बढ़ने के मेरे पास 2 ही जरिए थे, एक नकली हार और दूसरा जयपुर का एक टेलीफोन नंबर, जिसका कि आयशा सक्सेना से कोई रिश्ता हो सकता था, क्योंकि बकौल एलावादी उसने जयपुर जाने की बात कही थी। पहले जरिए पर मैं फौरन अमल कर सकता था। मैंने किया। बुला की राम एक झुककर दोरी हो गई। रीढ़ की हड्डी वाला और चुसके हुए आम जैसा बूढ़ा निकला, लेकिन उसकी निगाहों में पैनापन था और चेहरे पर बुद्धिमत्ता की छाप थी। मैंने हरिभाई ज्वेलर के नाम का आसरा लिया और नकली हार उसके सामने रखा। उसने हार पर एक सरसरी निगाह डाली और प्रश्नसूचक निगाहों से मेरी तरफ देखा। हरिभाई ने, मैं बोला, इसे आपकी कारीगरी के तौर पर फौरन पहचाना था। तुम कौन हो? उसने यूं एकाएक 2 टूक वो सवाल मेरे से किया कि मुझे लगा कि उसके सामने मेरे पुलिस वाला होने का किस्सा नहीं चलने वाला था। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं बोला। सुधीर कोहली नाम है मेरा। पीढ़ी हिंदुस्तान में भी होते हैं? अब होते हैं। पूछताछ क्यों कर रहे हो? अपने एक क्लाइंट के लिए और पापी पेट के लिए, रिजक कमाने के लिए। क्या जानना चाहते हो? इस हार की बाबत ही जानना चाहता हूँ। आप अपनी कारीगरी को पहचानते हैं? हाँ, मैंने ही बनाया था ये हार। इसके 2 सिरों को आपस में जोड़ने वाले हुक पर मेरा नाम तक लिखा है। अच्छा, दिखाई तो नहीं देता। उसने मुझे आंख में फिट हो जाने वाला एक घड़ी साजो जैसा लेंस दिया और बोला, इसमें से देखो। लेंस में से मुझे हुक पर BR लिखा साफ दिखाई दिया। कब बनाया आपने ये हार?
मैं उसे लेंस लौटाता हुआ बोला, हाल ही में, इसी साल गर्मियों में। यानी कि कोई 6 महीने पहले? हाँ। किसके लिए? किसके लिए क्या मतलब? किसी ने तो इस काम का कोई ऑर्डर दिया होगा आपको। कौन था वो शख्स? याद नहीं। याद नहीं? मैं मायूसी से बोला, जुबानी याद नहीं, डायरी देखनी पड़ेगी। ओह, डायरी देखनी पड़ेगी। मैंने राहत की सांस ली। तो देखिए ना जनाब। उसने सहमति में सिर हिलाया और अपने मुनीमो जैसे डेस्क में से एक बदरंग सी डायरी निकाली। बड़ी तल्लीनता से वो उसके पन्ने पलटने लगा। यहाँ दर्ज है वो नाम, एकाएक वो बोला। साथ में ही तारीख भी दर्ज है। गुड। ऑर्डर करने वाला कौन था? थी कोई मेम साहब थी, बहुत तड़क भड़क वाली, आनन फानन काम कराना चाहती थी, जो कि आपने किया था। हाँ, वो सगर्व बोला, सिर्फ 24 घंटे में। अगले रोज की शाम को ही मैंने हार उसके दर्ज कराए पते पर भिजवा दिया था। वो पता आपकी डायरी में दर्ज है? मैं व्यग्र भाव से बोला। हाँ, इसलिए दर्ज है क्योंकि उस पते पर हार भिजवाया जाना था और डिलीवरी पर बाकी की रकम मिलनी थी। आई अंडरस्टैंड। क्या पता था वो? 6/32 ईस्ट पटेल नगर। मैंने वो पता नोट कर लिया जनाब। फिर मैं बोला, इस हार को बनाने के लिए आपको ओरिजिनल हार तो दिखाया गया होगा? हाँ, वो बोला। असल के बिना नकल कैसे बनती? यानी कि 24 घंटे के लिए असली हार भी आपके पास था? नहीं, मैंने पोलराइड कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली थी और हार तुरंत लौटा दिया था। इतने कीमती हार की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता था, 24 घंटे के लिए भी नहीं। वो मेम साहब भी हार आपके पास नहीं छोड़ना चाहती होंगी, बेशकीमती होने की वजह से। यानी कि उसी वजह से जिस वजह से कि आप उसे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उसकी बात और थी। उसे क्या फर्क पड़ता था? उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता था? हार का बीमा होगा ना, मोटी रकम का। वैसे कीमती जेवरात का हमेशा होता है। ओह, बीमा होगा ना। यानी कि अगर आप 24 घंटे के लिए हार अपने पास रखना जरूरी करार देते तो कम से कम उसे ऐतराज ना होता। कैसे होता? मैं पोलराइड कैमरे की तस्वीरों से तसल्ली बख्श काम ना कर पाता होता तो हार तो उसे मेरे पास छोड़ के जाना ही पड़ता। बीमा ना होता तो भी छोड़ना पड़ता। यह हार की रखवाली के लिए मेरे पास बैठती। बीमा कितनी रकम का रहा होगा? मुझे क्या मालूम। आपने उसे बेशकीमती बताया। कीमत का कोई तो अंदाजा होगा आपको। आजकल की कीमतों के लिहाज से मेरा अंदाज़ा 35 और 40 के बीच का था, लेकिन अंदाज़ा फिर भी अंदाज़ा ही है। मेरा लड़का होता तो ऐन सही कीमत आंक के दिखा देता। आपका लड़का? महेंद्र मित्तल, वो गर्व से बोला। गवर्नमेंट का मंजूरशुदा वैल्यूअर है। बीमा कंपनी वाले तक सलाह के लिए उसके पास आते हैं। बीमा कंपनी वाले किस लिए? भाई, लोग चालबाजियाँ भी तो करते हैं बीमा कंपनी वालों से। कम कीमत के जेवर का ज़्यादा कीमत का बीमा करवा लेते हैं और फिर चोरी चला गया बताकर क्लेम वसूल कर लेते हैं। आई सी। यानी कि बीमा कंपनी वाले इसलिए इवैल्यूएशन कराते हैं ताकि जेवर की असल कीमत का ही बीमा हो सके। हाँ, और इस काम के लिए वो आपके साहबजादे की सेवाएं प्राप्त करते हैं। हाँ। कहाँ मिलते हैं छोटे मित्तल साहब? किनारी बाजार में। वहाँ उसका अपना ऑफिस है, एयर कंडीशनड। पता बताएंगे? पता क्या बताना है? किनारी बाजार जाकर किसी से भी गली कुंजस वाले बुलाकी राम के लड़के महेंद्र मित्तल का ऑफिस पूछ लेना। अब जरा इस हार की तरफ फिर से तवज्जो दीजिए। ये नकल हूबहू मक्खी पर मक्खी असल जैसी है। हाँ, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। आप गारंटी करते हैं? गारंटी नहीं कर सकता तो फिर कारीगरी क्या हुई मेरी? यानी कि नकल को कोई नहीं पहचान सकता, एक्सपर्ट पहचान सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं। आम आदमी एक सूरत में पहचान सकता है। वो कौन सी? जबकि असल भी इसके पहलू में रखी हो। आई सी। लाखों के जेवर की अपनी शान होती है जो मुंह से बोलती है। नकल लाख असल जैसी ही हो, लेकिन होती तो नकल ही है ना। ठीक फरमाया आपने। ये पटेल नगर वाला पता है किसका? मुझे नहीं मालूम। उस औरत का जो आपके पास आई थी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस पते पर नकली हार किसी ने तो रिसीव किया होगा, जाहिर है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन था। नहीं जानता। हार डिलीवर हो गया, बदले में मेरा पैसा मेरे पास पहुंच गया। मेरी तरफ से कहानी खत्म। उस औरत ने अपना कोई नाम बताया था? बताया था तो मुझे याद नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए। खामखा सिर खपाना मुझे पसंद नहीं। ओह, बहरहाल सहयोग का शुक्रिया जनाब। उसका अभिवादन करके मैं वहाँ से विदा हुआ। अब एक नया सूत्र मेरे हाथ आया था जो कि पता नहीं किस काम आने वाला था। 6/32 ईस्ट पटेल नगर। किसका पता था ये? मेरे जहन पर उन तमाम लोगों का अक्स उभरा जिनसे 28 तारीख के बाद से मैं मिला था। एक नाम में मुझे गंभीर संभावनाएं लगी। मैं एक पीसीओ पर पहुंचा। मैंने वहाँ से टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की और उसमें शशांक मेहता का नाम तलाश किया। मेहता शशांक एक जगह मुझे लिखा दिखाई दिया। मैंने नाम के आगे लिखा पता पढ़ा, 6/32 ईस्ट पटेल नगर। बढ़िया। लेकिन पटेल नगर का रुख करने से पहले मैंने महेंद्र मित्तल वल्द बुलाकी राम से मिलने का फैसला किया, क्योंकि किनारी बाजार वहाँ से बहुत करीब था।
तो दोस्तों, ये था घातक गोली नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।